स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेट PCS सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर जो है हम क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगस्त मंथ की ये मैगजीन है और इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है यह 30 जून 2024 तक की घटना क्रमों का प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हमने राज्य समाचार से संबंधित जो करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट उनको सॉल्व कर लिया है। आज का जो टॉपिक है दूसरा राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो कि यहाँ पे 30 जून तक जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर क्लास। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित यहाँ पे करंट अफेयर है। जो पहला यहाँ पे मुद्दा है करंट का वह क्या है, तो यह है डाकघर अधिनियम 2023। तो 18 जून 2024 को डाकघर अधिनियम 2023 यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 लागू हो गया। इसे राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करता है, इसको जरूर याद रखिएगा। यह अधिनियम भारतीय डाक को नियंत्रित करता है जो केंद्र सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। सरकार के पास पत्रों के संप्रेषण पर विशेष अधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा। सरकार को राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित किसी भी वस्तु को रोकने का अधिकार होगा। भारतीय डाक नियमों के माध्यम से निर्धारित दायित्वों को छोड़कर अपनी सेवाओं के संबंध में किसी भी अन्य दायित्व को वहन नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिनियम में यह भी कहा गया है कि डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। DGPS के पास सेवाओं के लिए शुल्क, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होंगी। अधिनियम में किसी भी अपराध और दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए डाक अधिकारी द्वारा डाक सामग्री को अनधिकृत रूप से खोलने पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये इसकी जो है खामियां हैं ये दोनों। नेक्स्ट जो करंट का टॉपिक है वह है सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने हाल में सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत नियमों को अधिसूचित किया। यह अधिनियम 21 जून 2024 से लागू हुआ। इस अधिनियम को संसद द्वारा फरवरी 2024 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के अनुचित साधनों को रोकना है। विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधन जो प्रयोग हो रहे हैं उनको रोकना है। सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत अधिनियम की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध लोक परीक्षा प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को शामिल किया गया है। इस सूची के अंतर्गत 5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि IBPS, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA को शामिल किया गया है। तो ये जो 5 संस्थाएं शामिल हैं इसको ध्यान में रखिएगा। अनुचित साधनों में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी या अनधिकृत पहुंच या लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों से छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि शामिल है। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सभी अपराधी संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन योग्य हैं। अधिनियम में धोखाधड़ी यानी कि चीटिंग पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष की कैद की सजा का प्रस्ताव है। इसी के साथ धोखाधड़ी के संगठित अपराधों यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ चीटिंग में शामिल लोगों को 5 से 10 वर्ष की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। इस अधिनियम के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है करंट में वह है कि नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री। तो 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री पद के
पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत की थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पश्चात नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ नई गठबंधन सरकार के 71 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, जिनमें से 30 जो हैं वह कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित विदेशी नेताओं में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अशोक अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हुए। अब यहाँ पे 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के बारे में दिया हुआ है। तो 16 मार्च 2024 को भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 18वीं लोकसभा तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम 4 राज्यों का विधानसभा इलेक्शन भी इसी लोकसभा चुनाव के साथ ही हुआ है। विधानसभाओं के लिए 2024 के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। 18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य 7 चरणों में आयोजित किया गया। इसको याद रखिएगा, 7 चरण, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जून 2024 को परिणाम घोषित किया गया। इस चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु वाले 1.8 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया। भारत ने 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए 74 महिला सांसदों को चुना, जो 2019 की तुलना में 4 कम है। 1952 में भारत के पहले चुनाव की तुलना में 52 अधिक हैं। ये 74 महिलाएं निचले सदन की निर्वाचित संख्या का मात्र 13.63% है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह संख्या 46%, ब्रिटेन में 35% और अमेरिका में 29% है। 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो 543 लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से काफ़ी ऊपर हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के विश्लेषण के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने वाले 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 2019 में यह संख्या 88% थी। अब यहाँ पे सीट दिया हुआ है और पार्टियाँ दिया हुआ है, कौन सी पार्टी कितना सीट यहाँ पे जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी 240, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 99 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 22, तेलुगु देशम पार्टी को 16, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को 12, अन्य राजनीतिक दल को 81 और निर्दलीयों को 7 सीटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट जो करंट इशू है वह है कि शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय। तो 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। चैडविक हाउस में स्थित संग्रहालय को एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। यह संस्थान की समृद्ध विरासत, विकास और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय को 10 अलग अलग दीर्घाओं में संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को सीएजी के इतिहास, भूमिकाओं और महत्व के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत खोज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। महात्मा गांधी 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान चैडविक हाउस में ही ठहरे थे। इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय यहाँ शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ये ऊपर के करंट अफेयर का जो इशू दिया हुआ है ये इसी को देखते हुए यहाँ पे ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। कैग को वरीयता के क्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग यानी कि ऑडिट और
अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है। नेक्स्ट जो करंट है वह है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो 20 जून 2024 को भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का अस्थायी यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष के चुनाव तक निचले सदन की अध्यक्षता करना है। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ दिलाते हैं। सदन के नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर JV मावलंकर थे। नेक्स्ट जो न्यूज है वह है कि भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और भारत के बीच क्रूज पर्यटन सम्मेलन हुआ है। तो 13 से 14 जून 2024 के मध्य नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के सदस्य देशों ने प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन ने हितधारकों को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सदस्य देशों में क्रूज पर्यटन हेतु क्षेत्र को विकसित करने और मजबूत करने की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं को नीतिगत पहलों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। चर्चा में बुनियादी ढांचे के विकास, नियामक मुद्दे, सतत पर्यटन, रोजगार सृजन, महिलाओं को शामिल करने और अन्य के अलावा व्यापार के अवसरों को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1997 में स्थापित IORA एक अंतर सरकारी संगठन है जो नेल्सन मंडेला के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। भारत सहित इसके 23 सदस्य हैं। इसका सचिवालय मॉरिशस में है। अब यहाँ पे बधावन एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी। तो 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख पत्तन यानी कि मेजर पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के बधावन में स्वीकृत ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है। इस बंदरगाह को सभी मौसम में काम आने वाले डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल होगा। इस परियोजना का निर्माण बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी कि JNPE और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष परियोजना वाहन है यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। भूमि अधिग्रहण सहित परियोजना की कुल अनुमानित लागत जो है वह 76,220 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की प्रति वर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन की संचयी क्षमता सृजित होगी, जिसमें लगभग 23.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट कंटेनर हैंडलिंग क्षमता शामिल होगी। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास। 19 से 20 जून 2024 के मध्य विश्व बैंक के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप एवं प्रतिक्रिया सिमुलेशन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के लिए तैयारी और जवाबी क्षमताओं को बढ़ाना है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने एवियन फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रकोप का पता लगाने, त्वरित प्रतिक्रिया रणनीतियों और अंतर एजेंसी समन्वय का अभ्यास किया। यह अभ्यास केरल में एवियन फ्लू के प्रकोप और मवेशियों जैसी गैर पोल्ट्री प्रजातियों को प्रभावित करने वाले बढ़ते वैश्विक स्पिल ओवर मामलों के जवाब में आयोजित किया गया था। इस सिमुलेशन अभ्यास का नेतृत्व विश्व बैंक के वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री हिकुएपी कटिजियांगुआ और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ फ्रैंक वांग ने किया। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार है। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, H5N1 इसके वायरस का नाम है, इसको भी याद रखिएगा। एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से जंगली पक्षियों और घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है। 1996 में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 वायरस की पहचान पहली बार दक्षिण चीन में घरेलू जल पक्षियों में की गई थी। तो इसको याद रखिएगा और इस वायरस का नाम याद रखिएगा क्योंकि वायरस का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है संगम डिजिटल ट्विन। तो 18 से 19 जून 2024 के मध्य IIT दिल्ली द्वारा दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन
पहल का नेटवर्किंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। संगम डिजिटल ट्विन पहल का उद्देश्य अभिनव बुनियादी ढांचा नियोजन समाधानों के व्यवहारिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन करना, तेज और अधिक प्रभावी सहयोग की सुविधा के लिए मॉडल ढांचा विकसित करना तथा भविष्य का ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सफल रणनीतियों को बढ़ाने और दोहराने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम कर सकता है। डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृतियां बनाकर एक समाधान प्रदान करती है। यह पहल 2047 के विजन के लिए प्रयासरत टेकेड के युग में संचार, संगणना और संवेदन में पिछले दशक की सफलताओं की पृष्ठभूमि में आई है। नेक्स्ट जो है संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल। तो 16 जून 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस स्थल पर भारत के प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं रखी हैं, जो पहले संसद भवन परिसर में अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई थीं। मूर्तियों का स्थानांतरण भूदृश्यीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य के तहत किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारतीय इतिहास की इन प्रेरक हस्तियों की जीवन गाथाओं को बताने के लिए आसान पहुंच प्रदान करके QR कोड जैसी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है स्पर्श सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए समझौता। तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने जून 2024 में बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य देश भर में इन 4 बैंकों की 1128 शाखाओं में स्पर्श केंद्र स्थापित करना है। स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा प्रत्यक्ष पेंशन प्रसंस्करण के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। ये समझौता ज्ञापन पेंशन भोगियों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास स्पर्श प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। ये सेवा केंद्र स्पर्श योजना के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे तथा रक्षा पेंशन भोगियों को प्रोफाइल अपडेट, शिकायत पंजीकरण और डिजिटल पहचान जैसी सेवाओं के साथ व्यापक समाधान प्रदान करेंगे। इन OMU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ स्पर्श सेवाएं अब देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। यह रक्षा लेखा विभाग के 199 समर्पित सेवा केंद्रों और देश भर में 3.75 लाख से अधिक जन सेवा केंद्रों के अतिरिक्त है। स्पर्श रक्षा मंत्रालय की एक पहल है, इसको याद रखिएगा किसकी पहल है, तो रक्षा मंत्रालय की पहल है ये, जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों को व्यापक समाधान प्रदान करना है। यह रक्षा पेंशन प्रबंधन में एक बुनियादी बदलाव, क्योंकि यह दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने पर केंद्रित है। तो ये रहा राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आधारित करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इसको PDF में चेंज करके पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।